नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका एक बार फिर से अपने नए YouTube चैनल न्यू निश्चय पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा फाउंडेशन बैच आप सब के लिए आया है, जो RO और BPSC प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से करते हुए जा रहे हैं। उसमें पॉलिटी का सेगमेंट में आज, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मिला है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का, उसी के सापेक्ष आगे हम लोग लाए हैं राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति जो होती है उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी पे पढ़ेंगे, उसी को अच्छे से देखेंगे और जितने भी कूट वाले प्रश्न होते हैं, बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उस सभी प्रकार के प्रश्नों को साथ में उस पर भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जितना हो सकेगा अपने नोट्स के माध्यम से इसको तैयार करिएगा, क्योंकि केवल स्लाइड देखते हुए स्क्रीनशॉट रखने से याद नहीं होता है, तो इसको नोट्स से तरीके से याद करते हुए चलेंगे। कार्यपालिका शक्ति इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल चुका है। उसके बाद दूसरी शक्ति जो है विधायी शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति होती है। ओवरऑल अगर इसको आपको समझना है तो विधायी शक्ति का मतलब ये है कि संसद जब कानून बनाती है, संसद देश के प्रति जितने भी कानून हमारे लिए बनाती है, तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है वो हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विधायिका शक्ति देखेंगे, विधायी संबंधित, लेजिस्लेटिव पावर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। संसद राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है, ये कहा जाता है, और ये आर्टिकल नंबर 79 में है। यानी संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से होकर होता है। राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन हैं, लेकिन राष्ट्रपति गठन के समय के लिए महत्वपूर्ण है। यानी राष्ट्रपति के गठन से ही, राष्ट्रपति के ही साथ ही गठन होगा। यानी गठन के तीन अंग हैं, आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो विधायी शक्ति में 79 में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो लोकसभा राज्यसभा में निभाते हैं। अब किस किस प्रकार के कानून में कहाँ कहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका है, यही आज के इस टॉपिक, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। विधायी शक्ति में राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। ये एकदम अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं। ओवरऑल जितना मैंने लिखा है सब में आपको एक ही बात समझ में आएगी लास्ट में, कि संसद के अधिवेशन को राष्ट्रपति कभी भी बुला सकते हैं। उसके लिए 2-3 कंडीशन यहाँ दिखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे जाते जाते लास्ट में आप यही देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास पावर है, उनके समय, वो किसी भी समय संसद के सत्रावसान, एक सदन का या दो सदन का, किसी भी सदन का वो क्या कर सकते हैं, अधिवेशन बुला सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। ये याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है और अधिवेशन बुला सकता है, और 6 माह के बीच में ही इसका अंतर होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा संसद में, नहीं अगली क्लास में आपको, जो आने वाला हमारा क्लास होगा उसमें संसद के बारे में आपको बताएंगे हम। संसद का सत्र मुख्यतः 3 बार, 2 बार, इससे नीचे तो नहीं चल सकता, 3 बार चलता है, जिसमें एक संसद के एक सत्र के मध्य जो गैप होगा वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक बुला सकते हैं। यही आपको पॉइंट में मैंने लिख दिया है। यानी 2 बार बैठक बुलाने के लिए बाध्य है, उनको ये काम करना ही है। लोकसभा को उसके नियत अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है। ये दूसरा शक्ति है। लोकसभा 5 साल के लिए चल रही है, यदि प्रधानमंत्री विश्वास में ले लेते हैं राष्ट्रपति को, तो वो लोकसभा के नियत अवधि 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा भंग होने का मतलब फिर से आम चुनाव। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है। 85 में है, याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और वो कौन सी है, अनुच्छेद 85 में है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, विशेष विधेयक, ये सब बातें नहीं है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में विधेयक को पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। 108, ये ज़्यादातर लड़कों को याद होता है, ज़्यादातर बच्चों को याद होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, चौथा में, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी जब पहली बार सरकार का गठन होता है और प्रथम सत्र बैठता है उस समय, और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रथम सत्र में जो प्रारंभ होने वाला है, जो फर्स्ट सेशन होगा, उसमें संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में संबोधन करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 87 में। फिर से समझिए, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। क्या, जिस दिन सरकार का गठन हुआ, सरकार नई गठित हुई है, सरकार नई बनी है, कैबिनेट नया बना है, प्रधानमंत्री नए बने हैं,
तो जो पहला सत्र होगा, जो आम चुनाव के बाद पहला सत्र जो स्टार्ट होगा, उसमें राष्ट्रपति आएंगे और अभिभाषण में बोलेंगे कि हमारी सरकार आने वाले 5 वर्षों में ये करेगी। तो इस तरह से, और वो बैठक, वो लिखा हुआ उनका व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता है, वो सरकार की तरफ से ही, मंत्रिमंडल की तरफ से ही मिलता है उनको लिखकर। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, अब उस प्रथम वर्ष जो आम चुनाव हुआ था, पीएम सेलेक्ट हुए, सारे कैबिनेट बैठक हुई, सब कुछ हुआ और सत्र चलना 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, इस तरह चलते हुए सदन जाएगी। तो जब जब प्रथम सत्र होगा किसी भी वर्ष का, उस प्रथम सत्र को भी संयुक्त बैठक के तहत संबोधन करेंगे राष्ट्रपति। 87 में ये है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 87 में पहला आम चुनाव, प्रथम डे आम चुनाव संपन्न होने के बाद, और उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल, जब जब सदन का प्रथम सत्र होगा, तब दोनों परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला के संयुक्त बैठक करके संबोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान देता है। इसके अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसा याद कर लेते, जब तक साधारण विधेयक में मतभेद नहीं होगा, अनुच्छेद 108 नहीं लगेगा, तब तक राष्ट्रपति जा ही नहीं सकते संसद में। ऐसा नहीं है। देखिए क्या इसका रीज़न है। इसके अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन में, यानी लोकसभा में भी जा सकते हैं भाई, दोनों जरूरी नहीं है, और संयुक्त सदन में मतलब दोनों को भी बुला सकते हैं, और राज्यसभा को भी बुला सकते हैं अभिभाषण के लिए, तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। आपके गणपूर्ति पूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी है इसमें। तथा उसके लिए सदनों की सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। उसे संसद के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने, ये अलग चीज़ है, इसको भी इसी में डाल दिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन को लंबित, कोई लंबा वाद मतलब पहले से पड़ा हुआ है, अभी पास नहीं हो रहा है, कोई विधेयक विचार नहीं है, लंबित है, वो विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है, किसी भी सदन को, ठीक है, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसके बाद है राज्यसभा में, ये अलग टाइप का है। राज्यसभा की शक्ति है राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी, राज्यसभा के प्रति शक्ति है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, मात्र 4 पॉइंट याद रखना है। चौथा है ये, कला तीसरा हो गया, विज्ञान दूसरा हो गया और साहित्य पहला हो गया। ये 4 क्षेत्रों से जो विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो राष्ट्रपति के विचार में ऐसा लगते हैं, राष्ट्रपति के मत में ऐसा लगते हैं, तो वो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कहाँ? राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 में आप राज्यसभा का गठन पढ़ते हैं और उसी में ये मनोनीत नॉमिनेशन वाला जो प्रोसेस है 12 सदस्यों का, वो उसी में है, क्योंकि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। तो राज्यसभा का गठन में 12 सदस्यों की आवश्यकता वहाँ होती है, जो 12 सदस्यों के मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। किस किस क्षेत्र के होंगे वो याद कर लीजिएगा, इसमें खेल कूद नहीं है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होकर खेल कूद मार देते हैं। सचिन तेंदुलकर, बाकी जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर आपको दिखे हैं इसके सदस्य बनते हुए, वो कला क्षेत्र के कहलाते हैं, इसलिए, ठीक है, खेल कूद कला में आता है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास है। संसद से पारित विधेयक, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति कौन से विधेयक को पारित करते हैं, रोक सकते हैं, ये सारा जो कन्फ्यूज़न है दिमाग में, उसको क्लियर करना है। देखिए, संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बनता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति तो होती ही होती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, फिर बताता हूँ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या होता है। साधारण विधेयक कहने का यहाँ मतलब है उसे राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 111 पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं, अनुमति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संसद से पुनः पारित होकर विचार के लिए लौटा दिए, उसका संसद ने उसमें कुछ संशोधन करके या संशोधन नहीं करे, दोनों बातें हैं। संशोधन कर भी सकती है संसद जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौट आए हैं, और संसद चाहे तो उसमें पुनर्विचार नहीं भी कर सकती, संशोधन नहीं भी कर सकती, कुछ प्रावधान काट छांट, छोटा मोटा बढ़ाना, ये सब करना, ये चाहे तो वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी दशा जो है, उस दशा में अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे, यानी सेकेंड टाइम उनको अनुमति देना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है इसमें?
वो देखिए अनुच्छेद 200 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 200 के अनुसार, जब ऐसी परिस्थिति राज्य विधानमंडल में होती है, कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल में आता है, राज्य विधानमंडल का मतलब पिछली वीडियो में बताया हूँ विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनको, तो विधानसभा विधान परिषद वहाँ पर मिल के विधानमंडल कहलाएगा, और जहाँ पर केवल विधानसभा है वो विधानसभा कहिए वहाँ के लिए, चाहे विधानमंडल कर दीजिए, बात एक ही है। यानी विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद मिलकर होता है, लेकिन जिन जगहों पर विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल विधानसभा है, विधानसभा तो होना कंपलसरी है, विधानसभा है वो विधानमंडल या विधानसभा कहला सकती है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अपने पास राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देता है या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर लौटाने के बाद फिर वही परिस्थिति, अगर विधानमंडल उस पर कोई संशोधन करे या ना करे, वापस राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेजते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, इसे याद रखिएगा। और संसद वाले अनुमति के लिए बाध्य है, ये दो फर्क है। कूट वाले प्रश्नों में ऐसा पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संसद वाला उनको याद रहता है और राज्य विधानमंडल वाला पढ़े नहीं रहते, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत सारे किताबों में भी अंदाजे में लिख दिया कि बाध्य है, इसलिए स्पष्ट समझ लीजिए राष्ट्रपति अनुमति के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति विधानमंडल को भेजते हैं, और वापस उनके पास जब आता है तो उसको अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संसद से कब कब पास होता है, तो कैसे कैसे उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ही ले लिया तो बाद में फिर उसकी आवश्यकता क्या है, इसलिए यहाँ पर आप बाद वाला परमिशन की इंतज़ार में मत रहिएगा। कुछ विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, उसमें कौन कौन है? आर्टिकल 110 धन विधेयक, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन करने वाला कोई विधेयक हो, आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र वाला है जो है भाग 1, उसका है आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 110। ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि के व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है, ठीक है, संचित निधि के व्यय से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 117। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक आया हो, व्यापार का स्वतंत्रता का सामत करने वाला ये राज्य का कोई विधेयक हो, अनुच्छेद 304, ठीक है, 304, व्यापार की स्वतंत्रता का सामत करने वाला राज्य का कोई विधेयक हो, 304, और कराधान से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित कोई ऐसा विधेयक हो जो राज्य के हित को प्रभावित होता हो, अनुच्छेद नंबर 274। ये जितने भी प्रकार के विधेयक हैं इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ही जान लीजिए, यदि इन विधेयकों के पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या पूर्व अनुमति नहीं ली गई है तो भी ये विधेयक को आप अगर न्यायालय में चुनौती देना चाहेंगे, संसद के में पेश किया गया और कोई व्यक्ति न्यायालय में चुनौती देता है तो वो मान्य नहीं होगा, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है। इन विधेयकों के लिए पूर्व ऐसा होता है कि पूर्व अनुमति ले ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रावधान याद रखिएगा कि अगर इस प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब है ये लास्ट वाला पॉइंट आपका अध्यादेश, ध्यान से समझ लीजिए। आज का वीडियो विधायी शक्ति छोटा सा वीडियो था, हम चाह रहे थे कि आपको अच्छे से ये तैयार हो जाए, इसलिए हमने दिया। एक बार रिवाइज अभी हम फिर करेंगे। इसमें 9वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट है 123, ठीक है, 123 ये हो गया, और 213 राज्यपाल के पास ऐसे ही अध्यादेश के लिए जारी करने की शक्ति होती है। नंबर्स बदल लीजिएगा, केवल 213 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है वो 123 के तहत है। क्या स्थिति होगी जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे? जब मर्जी होगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है, ऐसी स्थिति बनती है तब जाके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब आधा आदेश, ऐसे आप समझ लीजिए। संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है, संसद का दोनों सदन सत्र में ना हो, यहीं पे आप समझ लीजिए संसद का अगर एक सदन भी सत्र में नहीं है तो दूसरे सदन के सत्र में होने के बावजूद भी अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि एक सदन कभी भी कानून निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए संसद का दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन भी सत्र में ना हो, तब भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है, इसे याद रखिएगा। अब चलिए परिस्थिति बताते हैं आपको इसकी क्या होगी तब।
मान लीजिए संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और उस समय राष्ट्रपति के विवेकीय रूप से, हालांकि यह विवेकीय शक्ति नहीं है, पूछता है बहुत बार कूट वाले प्रश्न में, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है, अध्यादेश टिक मार के बहुत बच्चे चले आते हैं। अध्यादेश विधायी शक्ति है, अभी थंबनेल बनेगा विधायी शक्ति, उसके अंदर अध्यादेश पढ़ा रहा हूँ, तो विवेकीय शक्ति कैसे हो गया? विवेकीय शक्ति नहीं है। यहाँ पर एक बात विवेकीय वाला वर्ड आ गया, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अध्यादेश जारी जब करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ऐसा लगता है कि किसी भी विशेष प्रकार के कानून की आवश्यकता अर्जेंट में है, तुरंत है, किसी प्रकार की स्थिति ऐसी असाधारण स्थिति बन चुकी है जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार के विशेष कानून की आवश्यकता है, और उस समय कानून बनाने वाला सदन लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं है, तब जाके वो अपने, ऐसे तो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करते हैं, मंत्रिमंडल के सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो आपका 123 के तहत जारी करते हैं और अलग परिस्थिति होती है। संसद जब चल रही होगी तब ऐसा परिस्थिति वो नहीं करते हैं, ठीक है। और जब संसद बैठेगी, उसी अध्यादेश को लागू कर दिया, और जब संसद बैठेगी तो संसद उस अध्यादेश पर विचार करेगी जो राष्ट्रपति ने लागू किया था। अगर संसद को लगता है कि उस अध्यादेश पर विचार करके उसे कानून निर्माण में बदलना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों से उसे नियम के तहत पारित करना होगा। राष्ट्रपति अंत में अनुमति देंगे, तब जाके वह अधिनियम, एक्ट का या कानून का रूप लेगी। ये बात याद रखिएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है? वित्त आयोग आपने पढ़ा होगा 280, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, भाषा आयोग 343-44, यूपीएससी 316, गठन आपने पिछली बार पढ़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, इलेक्शन कमीशन, इन सब के रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर रखवाने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। याद रखिएगा, ये सब आयोग केवल देखने के लिए नहीं बने हैं, इनका काम है। राष्ट्रपति का यह विधायी शक्ति ही है कि इन सभी आयोगों के रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट ये देते हैं, जो भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है, उसका एक रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखवाते हैं। पटल पर मतलब ऑन द फ्लोर या टेबल पर रखवाते हैं, जिसको सभी सदस्यों को उसकी जानकारी रहती है। तो ये भी एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में आपको मैंने जितना भी पॉइंट बताया है, उन सभी पॉइंटों को आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। संसद तीनों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का, सत्रावसान करने का दोनों अधिकार है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार बाध्य है, किसके लिए? बैठक बुलाने के लिए। लोकसभा को उसके नियत अवधि से पहले अनुच्छेद 85 के अंतर्गत पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, साधारण विधेयक मतलब 51% मेजॉरिटी वाला साधारण विधेयक मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति विधेयक को पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, मैंने पहले ही बताया आपको, जब आम चुनाव समाप्त हो जाता है, पहली बार नई सरकार का गठन होता है, तो जो पहला सत्र होगा उसके आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाकर अधिवेशन देते हैं, संबोधन करते हैं, जो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कभी भी संसद किसी एक सदन या संयुक्त सदन में भी अभिभाषण कर सकते हैं। उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं और सदन के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक पर संदेश या मैसेज अपना भेजने का अधिकार रखते हैं, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र के विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करने की भी शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की है, अनुच्छेद 80 के तहत। संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बनता है, इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिए। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी प्रकार का संशोधन, विधेयक, कोई भी प्रकार का कानून निर्माण नहीं होगा। संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बनता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन, इसके बाद आपने देखे होंगे, उसको छोड़कर बाकी सबको राष्ट्रपति चाहे तो दूसरी बार लौटा सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत पॉकेट वीटो है, अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और अगर संसद पुनर्विचार करने के बाद वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे स्वीकृति देने के लिए, अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। बस यही फ़र्क यहाँ पर है कि विधानमंडल में भी यही कंडीशन अगर होगी, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए उसे भेजेंगे और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को अगर राष्ट्रपति ने भेजा और उसमें कोई संशोधन करके राष्ट्रपति को मिला या न मिला, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करके पुनः अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। संसद में है, विधानमंडल में नहीं है। बस इतना सा फर्क है यहाँ। कुछ विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है अनुमति लेना। उसमें कौन कौन है देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 110 के तहत धन विधेयक है। 3 के तहत राज्य, नया राज्य बनाइए, सीमा क्षेत्र नाम बदलिए, वो वाला।
और जो विधेयक भारत से संचित निधि के व्यय करने से संबंधित होगा अनुच्छेद 117 के तहत, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक आ रहा है उस पर, अब व्यापार और स्वतंत्रता का सामर्थ्य रखने वाला राज्य का कोई विधेयक हो 304 के तहत, तो टैक्सेशन से संबंधित, कराधान से संबंधित कोई विधेयक हो 274 के तहत, तो राष्ट्रपति को इन विधेयकों को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के तहत है, राज्यपाल के पास 213 के तहत है। ठीक है, दोनों सदन जब सत्र में ना हो तब ये स्थिति बनती है कि राष्ट्रपति को लगता है कोई कानून की आवश्यकता इस समय है, लेकिन कानून बनाने वाली संसद सत्र में नहीं है, तब जाके वो अध्यादेश जारी करते हैं। जब सत्र में संसद बैठती है तो उस अध्यादेश पर विचार करती है, यदि संसद को वो लगता है कि उसे कानून निर्माण देना चाहिए तो वो कानून निर्माण करती है, अंततः उसे डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये याद रख लीजिएगा। वित्त आयोग है, नियत CAG है, भाषा आयोग है, UPSC है, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा आयोग, ये सब इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं, पटल पर रखवाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। तो यही आपका आज का क्लास था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित। इसको आप देखिए और अपना नोट्स बनाइए, निरंतर लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा सैन्य संबंधित जो शक्तियाँ हैं और न्यायिक जो शक्तियां हैं, जो बचे हुए कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के और हैं, वो लेकर एक ही वीडियो में कंपाइल करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।